ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में रहेगा एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। क्योंकि गाइस हम लोग ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट को पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना। ओके, तो गाइस चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सीयूटी 2025 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि एक सिंपल इकोनॉमी है, ठीक है, और वहां पे दो ही सेक्टर है, एक आपका है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर का मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। ओके, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड सर्विस। वैसे हमें पता है ना कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, फैक्टर सर्विस देता है। फैक्टर सर्विस का मतलब जैसे लैंड हो गया, रेंट सॉरी लैंड हो गया, उसके बाद लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर सर्विस। और उसके बदले से क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विस, तो इसको हम किस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है कि गुड्स एंड सर्विस मार्केट, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, या फिर गुड्स मार्केट, या फिर फाइनेंशियल्स मार्केट, ठीक है। तो गाइस आप खुद सोचो ना यार कि ये इसको क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विस दे रहा है। फैक्टर सर्विस दे रहा है मतलब ये इसको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। सामान बन के तैयार हो गया, तो अब ये इसको क्या देगा, गुड्स बेचेगा, है कि नहीं है। तो ये कौन सा मार्केट हो गया, गुड्स एंड सर्विस मार्केट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि गाइस ये इसे गुड्स दे रहा है और ये इसे सर्विस दे रहा है, ठीक है। so that's why this is called as a goods and service market. So option A is correct. Then okay, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका सीयूटी 2025 में पूछा गया है कि चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म में जो चेंजेस आता है ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से मेजर कैटेगरीज जो है वो ट्रीट किया जाएगा एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो गाइस याद रखना, एक आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, बट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता है यार। इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ चेंज इन इन्वेंटरीज। ओके, तो ये आपका तीन जो है ये आपको कंसिडर किया जाएगा। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी डी। बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है कि इन दी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। गाइस टू सेक्टर इकोनॉमी आपको पता है ना, एक तो आपका होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा आपका होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, तो हाउस होल्ड सेक्टर इसे क्या देता है, फैक्टर सर्विस, और ये इसको क्या देता है, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको गिवन है, बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि भाई हाउस होल्ड जो है रिसीव फैक्टर सर्विस फ्रॉम फर्म्स। नो, हाउस होल्ड तो खुद देता है उसको, तो गाइस ये तो नहीं होगा। ओके, हाउस होल्ड इन्वेस्ट वाइल फर्म सेव। भाई हाउस होल्ड जो है इन्वेस्ट करता है और फर्म सेव करता नहीं। फर्म आपका जो है इन्वेस्ट करता है, ठीक है, फर्म इन्वेस्ट करता है, सेव नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। हाउस होल्ड सप्लाइज फैक्टर सर्विस टू गवर्नमेंट, नहीं, वो फैक्टर सर्विस किसको देता है, प्रोड्यूसर को देता है, तो ये तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि फर्म जो है प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीयूटी 2024 में, सीयूटी 2024। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीयूटी 2024 गिवन है कि देयर इज नो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है, एंड नो फॉरेन ट्रेड। मतलब गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट जब नहीं है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, जीरो। अब अब गाइस कोई भी फॉरेन सेक्टर भी नहीं है, ठीक है, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेड भी नहीं हो रहा है, तो इंपोर्ट क्या होगा, जीरो होगा। एक्सपोर्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। अब जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो भाई टैक्स कौन लेगा फिर, तो टी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जी भी जीरो, टी भी जीरो, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, सब जीरो 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 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीयूटी 2024 में। डन, ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपको सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है ये,
आइडेंटिफाई द फ्लो वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फ्लो वेरिएबल। और गाइज मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद आप इजिली गाइज बता सकते हो कि भाई कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। तो मैंने बताया था कि फ्लो का मतलब होता है कि आप किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर कर पा रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमारा क्या है, फ्लो है। अगर आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हो तो वो हमारा स्टॉक है। ठीक है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो गाइस इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके लिए भी लिखा हुआ है ईयरली एक्सपेंडिचर। तो ईयरली क्या होता है, जनवरी से लेकर आपका कहाँ तक, दिसंबर तक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ गया। डायरेक्टली गाइस आप बोल सकते हो कि भाई बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि फ्लो का मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर पा रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो वेरिएबल हमारा कौन सा होगा, फ्लो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे क्लियरली रिटन है कि ईयरली एक्सपेंडिचर, तो ईयरली भी क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ फ्लो वेरिएबल, इट इज कंसीडर्ड एज अ फ्लो वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल कौन कौन सा है, मैंने बताया था इनकम। इनकम गाइस क्या होता है आपका, पर मंथ होता है, पर वीक हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, तो इनकम तो होगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज, या चेंज कहां से कहां तक चेंज हुआ, ये भी हमारा क्या, फ्लो वेरिएबल है। सो सी एंड डी, सी एंड डी गाइस, इन्वेंट्री स्टॉक है, क्योंकि आप मेजर कर पाते हो ना कि भाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा कितना इन्वेंट्री है, दैट इज फॉर स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली वेल्थ, ठीक है, वेल्थ भी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ओके, so C and D is the flow variable. So that's why this is the correct answer. That's why this is the correct answer. Done? Okay, move करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी COT 2022 में आया हुआ है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लड आ गया। ओके, तो कौन सा आपको जो है इंटरमीडिएट गुड्स है। Printer purchased by a dealer for supplying in the school, that is intermediate goods. Fruit and vegetable purchased by a shopkeeper, this is also a intermediate good. So A and C, so option number A is correct guys. Already पिछले वाले वीडियोस पे मैं डिटेल में बता रखा हूँ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, फिर मैंने उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे तो पहले जाओ उसको देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना। और गाइस इजीली आप सॉल्व कर लोगे अगर आप मेरे सारे जो रिकॉर्डिंग्स जो है चैप्टर 2 के अगर आप देख लिए हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखते ही विद इन 30 सेकंड आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके, तो गाइस यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स पूछा गया था। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जिसे जो है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो, या फिर रीसेल के पर्पज से, या फिर रीसेल के पर्पज से अगर यूज किया जाए, चाहे रॉ मटेरियल के पर्पज से या फिर रीसेल के पर्पज से अगर किसी भी चीजों को यूज किया जा रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, रीसेल हो रहा है। प्रिंटर ने परचेज किया बाय डीलर फॉर सप्लाइंग द स्कूल, तो वो लेके आया फिर उन्होंने सप्लाई कर दिया, मतलब उन्होंने रीसेल किया, सो दैट इज इंटरमीडिएट गुड। सिमिलरली ये वाला फ्रूट एंड वेजिटेबल परचेज बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर जो है उसको खरीद रहा है तो वो बेचेगा ना फिर, तो ये भी क्या हो, रीसेल हो गया। So that's why this is considered as the intermediate goods. But guys ये नहीं होगा, कार purchased by a cab driver, this is not a resale or the raw material. ठीक है, so the correct answer is A and C. Okay, done. Now come to the again the next question. COT 2022 आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कौन सा हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक का मतलब होता है कि आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसको मेजर कर पा रहे हो। तो गाइस कौन सा होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, देखो मैंने बताया था कि अगर डेट मेंशन रहे किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31st, मतलब 31st में कितना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर पा रहे हो तो वो कौन सा होगा, स्टॉक होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई 31st को कितना है, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो बता रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। डन।
अब बता 9 जो ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया है कि कार परचेज बाय हाउस होल्ड, तो गाइस उसके लिए कौन सा गुड है, सिंगल गुड है या फिर सिंगल यूज कंज्यूमर, सेमी ड्यूरेबल या फिर ड्यूरेबल। तो गाइस कार कौन सा आता है भाई, वो ड्यूरेबल गुड्स के लिए आता है ना कार, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, depreciation of fixed asset, depreciation of fixed capital asset refers to क्या होगा, नॉर्मल वेयर एंड टियर होगा, अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस होगा, या फिर नॉर्मल वेयर एंड टियर अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, या फिर अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस। तो पिछले वाले वीडियोस पे मैंने बताया था डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो पहले आप उसको डिटेल में जो है देख लेना। तो गाइस याद रखना डेप्रिसिएशन जो है ना वो दोनों होता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर से भी डेप्रिशिएट हो सकता है या फिर फॉर्सिन ऑब्सोलेंस के भी कारण जो है आपका डेप्रिशिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बट अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस जैसे हो गया आपका नेचुरल क्लाइमेटीज, आपने लेट्स सपोज कोई मशीन खरीद के लेके आया, अचानक से बारिश हो गया या फिर अचानक से आग लग गया, ये तो पूरा लॉस हो गया ना। तो जो भी अनफोर्सिन सिचुएशन के कारण अगर आपका कैपिटल लॉस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल लॉस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं। बट वो अनफोर्सिन होना चाहिए, फोर्सिन नहीं। फोर्सिन सिचुएशन का फोर्सिन मतलब इसका जो मतलब है, फोर्सिन ऑब्सोलेंस का मतलब है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या फिर कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो जाए के कारण अगर आपका कैपिटल में कुछ भी चेंजेस होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्सिन ऑब्सोलेंस। बट अनफोर्सिन होता है नेचुरल क्लाइमेटीज से रिलेटेड, और उस टाइम अगर नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण अगर आपका वैल्यू कम होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल लॉस, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल लॉस। व्हाट इट, हाँ, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नीडेड भाई, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों जरूरी है, ताकि हम अपने रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि हम क्या कर सके, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कर सके। सो दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर इज 3 सी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि फाइनल गुड्स कौन यूज करता है, भाई कोई भी यूज कर सकता है यार। If car is purchased by a taxi operator, it will be regarded as क्या, कुछ भी हो सकता है, both, okay, intermediate good as well as the final good, depend करता है कि किस तरह से यूज कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन, गाइस गुड्स का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि उसको एंड यूज कौन कर रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है। सो एंड यूज पे डिपेंड होता है, एंड यूज पे डिपेंड होता है। टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन आर द एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल है गाइस, ये बताओ, ये कौन सा एग्जांपल है, ड्यूरेबल, ठीक है। और मैंने बताया था ड्यूरेबल गुड क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड क्या होता है, और सर्विसेज गुड क्या होता है। तो पिछले वाले वीडियोस पे जाना, देखना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। Now come to the next question, which of the following is a semi durable goods, semi durable, तो लैपटॉप तो नहीं हो, क्लॉथ, ओके, सो क्लॉथ इज द सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड का मतलब होता है जो 1 साल या फिर 1 साल से थोड़ा ज्यादा अगर चल जाए वो गुड्स, तो वो गुड्स हमारा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स होता है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे गिवन है कि जो कैपिटल गुड्स और दोज गुड्स, कैपिटल गुड्स कौन सा गुड है विच आर यूज्ड इन दी प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर या फिर फ्यू ईयर, गाइस फ्यू ईयर तो नहीं होगा ना, कैपिटल गुड्स को भैया कई सालों तक यूज कर सकते हो। अब जब कैपिटल गुड्स को यूज करोगे तो भाई डेप्रिशिएट तो होगा, मतलब उसकी वैल्यू तो कम होगी। तो ए एंड सी, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड सी, ए एंड सी। डन। फिर 19 आता है कि दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, तो गाइस कौन सा गुड है, कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कराता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर गुड। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड इन देयर किचन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर कंजम्पशन गुड, या फिर नन ऑफ द अबव। इजी है यार, 20 नंबर, काफी बार ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, काफी बार ये सब हम लोग कर चुके हैं। ओके, सो जो हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जा रहा है ना, तो भाई वो क्या होगा, कंजम्पशन होगा, सिंपल। ओके, इन दी प्रोडक्शन ऑफ सुगर, सुगर कैन क्या होगा, सुगर कैन इज अ इंटरमीडिएट गुड्स। कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज, मतलब ऑल गुड्स, ऑल का मतलब होता है एग्रीगेट, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन, तो एक ईयर में लोगों के द्वारा टोटल गुड्स का जो कंजम्पशन होता है दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट कंजम्पशन। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज व्हाट, अगर आपका कैपिटल का इंक्रीमेंट होता है, ओके, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं, नन ऑफ द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। गॉट इट। फिर नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस क्या होगा गाइस, तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस, अगर नेट कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, हमारी इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, या फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट, या फिर इंक्रीजिंग इन कॉस्ट, या फिर इंक्रीजिंग इन कॉस्ट, कौन सा होगा बताओ। तो भाई खुद सोचो यार कि न्यू मशीन्स वगैरह आ रहा है, ठीक है, न्यू मशीन्स वगैरह आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। Which of the following is leads to a depreciation, किसके कारण depreciation होता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, क्या, तो नॉर्मल वेयर एंड टियर के कारण हमारा क्या होता है, depreciation होता है। Which of the following is the causes of expected obsolescence, expected obsolescence, चाहे कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो गया हो, या फिर टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज आ गई हो, मतलब अगर आ गया तो उसके कारण अगर आपकी वैल्यूज, जो भी आपका एसेट है अगर उसकी वैल्यूज कम होती है, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब गाइस पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, तो पिछले वाले वीडियोस पे जाके देखना। फिर 27 पे मूव करते हैं। 27 गाइस रीड करो, क्या है कि अ कार रनिंग फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो गाइस ये क्या होगा बताना है, ठीक है। इंक्लूड्स ओनली स्टॉक वेरिएबल, ओनली फ्लो वेरिएबल, बोथ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, या फिर द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि भाई दिल्ली से आगरा आपको जाना है, दिल्ली से आगरा किस स्पीड से जा रहे हो, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। तो दिस कंसीडर एज अ बोथ, ये स्टॉक भी हो सकता है, फ्लो भी हो सकता है, क्योंकि फ्लो क्या टाइम है, दिल्ली टू आगरा किस स्पीड से जा रहे हो, दैट इज कांस्टेंट 120, मतलब वो फिक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में भी क्या होगा, 120 किलोमीटर ही होगा, तो दैट इज बोथ स्टॉक एज वेल एज फ्लो वेरिएबल, गॉट इट। तो गाइस कोई भी वेरिएबल दोनों हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर सर्विस रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म व्हिच लीड्स टू मनी फ्लो, रियल फ्लो, सर्विस फ्लो, या फिर बोथ एंड से। मैंने बताया था कि फैक्टर सर्विस रेंडर बाय द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड जो है फर्म को क्या दे रहा है, फर्म्स को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, फैक्टर सर्विस दे रहा है। तो फैक्टर सर्विस किस में होता है, रियल फ्लो में होता है, रियल फ्लो होता है, या फिर सर्विस फ्लो, ये दोनों होते हैं, रियल फ्लो एज वेल एज सर्विस फ्लो। तो 28 इज कंसीडर्ड एज अ 28, वन सेकंड गाइस, फैक्टर सर्विस रेंडर बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स लीड्स टू, अच्छा यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज बताना, चाहे वो रियल फ्लो होगा या फिर मनी फ्लो होगा। तो मैंने बताया था कि अगर अगर गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो होता है तो वो कौन सा फ्लो होता है, रियल फ्लो होता है। अगर मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर मनी का फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली रिटन है कि भाई यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, तो कौन सा फ्लो होगा, रियल फ्लो होगा, रियल फ्लो होगा, दैट इज करेक्ट। देन ओके, क्वेश्चन नंबर 29, रीजन फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, भाई क्यों होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्यों होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण होता है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण होता है, या फिर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्रोड्यूसर एज एंड हाउस होल्ड सेक्टर की वजह से होता है, या फिर इन्वेंशन ऑफ द मनी की वजह से होता है। आपको यहाँ पे चार है और चार में से एक को बताना है कि भाई ये क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है। तो याद रखना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तभी होता है जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से इंटरडिपेंडेंट है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों पे डिपेंड है, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर जो है आपका जो है एक्सटर्नल सेक्टर पे डिपेंड है, ठीक है, फिर एक्सटर्नल सेक्टर गवर्नमेंट पे डिपेंड है। तो हर एक सेक्टर के अपने आप से डिपेंडेंस है,
तो यहीं से क्या होगा कि मनी का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, मनी का सर्कुलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस पिछले वाले वीडियोस पे मैंने क्लियरली इसका रीजन बताया हुआ है, तो उस वीडियोस को एक बार जरूर देखना यार, आपको पूरी चीज जो है सीक्वेंस में समझ आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आप रीड करो। Market value of your car at the time of purchase in 2023 was 5,50,000. In 2025, its market value is estimated to be a 3,50,000. Identify the reason for the fall in the value of the car. ठीक है, तो पहले जब आप न्यू कार लिए तो उसका दाम था, कितना दाम था उसका, 5,50,000 दाम था। फिर कुछ साल बाद जो उसकी वैल्यू घट के कितना आ गया, 3,50,000। 3,50,000। तो इसका रीजन पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, नॉर्मल वेयर एंड टियर हो गया या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, दैट कार माइट हैव सफर्ड, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो जाए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया 30। ओके, 30 इज ऑल ऑफ द अबव डी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसका वैल्यूज कम होने का रीजन। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द कैपिटल गुड्स। तो कौन सा कैपिटल गुड्स है, कई बार यार मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है, तो इसको कर लेना एक बार, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे गाइस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है कि क्या क्या होगा, यहाँ पे बताओ। 2000 नोट लाइन इन अ वॉलेट ऑफ रोहिणी। 2000 रुपया का नोट जो है उसके पॉकेट में जो है रखा हुआ है। स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा जो है, स्टॉक होगा, फ्लू होगा, सब नोट रखा हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 36, डैश गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। मैंने बताया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। जो गुड्स बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर चुका है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। और जो इधर ही है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे क्लियरली रिटन है कि वो क्रॉस कर चुका है उस बाउंड्री को, तो दैट्स कंसीडर्ड एज अ फाइनल, thus considered as a final goods. Similarly, 37, in the estimation of national income, only the value of final good is considered. मैंने बताया था कि जब भी नेशनल इनकम आप अगर कैलकुलेट करते हो तो उस टाइम में सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अ गुड्स एज एन इंटरमीडिएट गुड और द फाइनल गुड ओनली इट्स एंड यूज। तो ये डिपेंड करता है कि भाई उसका एंड यूजर कौन है, ठीक है। तो कोई भी गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आप तभी बोल पाओगे जब उस गुड्स को कौन यूज कर रहा है, मतलब उसका एंड यूजर कौन है, ठीक है, एंड यूजर कौन है। डन। Is the year during which the production of goods and service, that is called here accounting year, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, accounting year बोलते हैं। 40 number, that is called durable consumption good have relatively dash value than the single use consumption। याद रखना ड्यूरेबल गुड्स का जो है ना वो हाई वैल्यू होता है। ड्यूरेबल गुड्स जैसे आपका टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, तो उसका जो प्राइस है वो ज्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू सिंगल यूज। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज किया वो खत्म हो गया, जैसे कॉलगेट एक बार यूज किया खत्म हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, तो आपका हाई वैल्यूज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गुड्स आर एन एग्जांपल। इलेक्ट्रिक गुड गाइस कौन सा है, दैट्स कंजम्पशन गुड, सेमी ड्यूरेबल या फिर ड्यूरेबल, तो गाइस सेमी ड्यूरेबल में आता है। नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड आर आल्सो नॉन एज, नॉन ड्यूरेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूज कंजम्पशन गुड बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब वो एक ही बार जब यूज किया तो खत्म हो गया, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिंगल यूज गुड। हायर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स लीड्स टू अ हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो याद रखना अगर हायर कंजम्पशन गुड अगर होगा इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली बात है ये वेलफेयर होगा, ठीक है, वेलफेयर के लिए सही है। याद रखना कंजम्पशन गुड अगर ज्यादा होता है तो ये वेलफेयर को सपोर्ट करता है। अगर प्रोड्यूसर गुड या फिर अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा से ज्यादा होता है तो ये हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को फॉलो करता है, जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि डैश रेफर्स टू दी प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर डैश रेफर्स टू दी प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कैपिटल गुड्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कि एक ईयर में
कंट्री में कितनी कैपिटल गुड्स की जो है प्रोडक्शन होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डन। फिर नेक्स्ट है कि डैश रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, डैश रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट व्हाइल दे आर नॉट इन यूज, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। मैंने बताया था कि आपने कोई मशीन लेके आया, अचानक से भाई फ्लड आ गया, ठीक है, खत्म हो गया, तो भले आप उसको यूज करो या ना करो, फिर भी लॉस तो होगा, कैपिटल लॉस। ओनली अच्छा ये वाला हो गया, हाँ, ओनली डैश ऑब्सोलेंस इज कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन, तो कौन सा होगा, एक्सपेक्टेड वाला, ठीक है, एक्सपेक्टेड वाला। फिर उसके बाद 48 49 गैस सब आप खुद से कर लेना, आंसर यहाँ पे गया हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड गाइस, ऐसा तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, उसी चीजों को जो है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि यार फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड ऑफ एनी प्रोड्यूसर्स, और स्टेटमेंट 2 है कि फाइनल गुड्स मे गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट परचेज। ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का है, ठीक है, 2026 का। तो इसमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है स्टेटमेंट वाइज, आप देख सकते हो। तो आप इसमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 देखूं तो फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो, यस गाइस, फाइनल गुड क्या होता है कि भाई ये ऑलरेडी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, अब इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सो दैट इज करेक्ट। फाइनल गुड्स मे गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन बाय देयर अल्टीमेट परचेज, यस, तो डिपेंड करता है भाई परचेजर कि उसको किस तरह से यूज कर रहा है, सो यस दिस इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिमिलरली गाइस आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 कि स्टॉक वेरिएबल आर मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल आर द सेम, नो भाई ऐसे सेम होगा, ये तो सही है बट ये तो गलत है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आपको बताना है 53 वाला क्या होगा कि फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम would purchased by the firm X from firm Y for the resale will be treated as intermediate, yes that is good। मैंने बताया था इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है चाहे वो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो या फिर रीसेल के पर्पज से अगर यूज की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा जो इंटरमीडिएट गुड्स है, यस बोथ आर करेक्ट। Similarly, statement 1, electric goods are an example of the semi-durable consumer good. Electric items क्या होता है, semi-durable good होता है, yes, this is correct. Intermediate goods have crossed the boundary. No, intermediate goods cross नहीं किया है, final वाला ही cross होता है, ठीक है? So this is wrong. Now next, 55. All producer goods are a capital goods. Only consumer are the final user of the final. No, only consumer नहीं भाई, गवर्नमेंट भी हो सकता है final goods user, ठीक है? ये तो गलत है गाइस, मैंने बताया था, ठीक है, इस पे मैंने डिटेल में बताया था कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स या फिर ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। आप मुझे बताना इसका कि ये क्या होगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक वेरिएबल या फिर अ स्टॉक वेरिएबल हैज अ टाइम डायमेंशन, यस स्टॉक में तो टाइम डायमेंशन होता है बट कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपने कितना फॉर्म किया, दैट इज फ्लो वे, ये क्या गाइस, ये आपका फ्लो वेरिएबल है, सो नो दिस इज नॉट अ स्टॉक वेरिएबल। Now next 57, household are the owner of the factor of productions, owner of the factor of production, वही वाला गाइस, लैंड लेबर कैपिटल वाला, ठीक है। हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज गुड्स एंड सर्विस टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग गाइस आपको बताना है, तो 57 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए है। ए क्या है गाइस, आप देख सकते हो, ए इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, 2 इज फॉल्स, A is true and 2 is false. Household sector supply, oh no, हाउसहोल्ड सेक्टर गाइस सप्लाई नहीं करता है ना, प्रोड्यूसर सेक्टर सप्लाई करता है, तो ये तो गलत होगा, बट यस ये तो ऑनर है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये तो ऑनर है, बट हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाई नहीं करता गुड्स एंड सर्विसेज का, वो तो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर सप्लाई करता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, गॉट इट। तो उसके बाद मैच द कॉलम आता है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली आपका मैच किया गया। Just read once and then you have to tell the answer, ठीक है, then you have to tell the answer। तो गाइस यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स, क्या इंटरमीडिएट गुड्स
ये सही है कि सर्ट परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर द फाइनल कंजम्पशन, नहीं भाई, रीसेल के लिए जो इंटरमीडिएट होगा, ये तो नहीं होगा। फाइनल गुड्स क्या होता है, हब द क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था अगर बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर गया तो फाइनल गुड्स होता है, अगर नहीं किया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। सो यस दिस इज करेक्ट, सो बी मैच विद ट्रू, so B match with 2 is the correct answer। ओके गाइस, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन कर लेना यार, ठीक है, सीमेंट हो गया, फाइनल गुड हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तो इसमें बताना, आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, 59 का आपका बी है, 59 बी, मतलब ए मैच विथ 3। तो देखो सीमेंट क्या हो गया गाइस, सीमेंट प्रोडक्शन, एक सेकंड और ऊपर कर लेते हैं यहाँ। तो गाइस फाइनल गुड्स जो है इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, फिक्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स मुझे पता है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, रीसोल्ड के लिए पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा, अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मतलब बिग बिग मशीन्स लगा रहे हो आप, तो इससे हमारा क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और सीमेंट हमारा क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल हो गया। तो ये मैच विथ 3, 2 मैच विथ 4, तो 3 4 1 2, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, अ कार परचेज बाय अ हाउसहोल्ड इज द फाइनल गुड्स, यस दिस इज करेक्ट। तो क्या ये इसका रीजन कर पा रहा है, देखो गाइस, असर्शन रीजनिंग जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो असर्शन को सबसे पहले पढ़ना, फिर उसके बाद उसका रीजन देखना कि उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे है कि एक कार ने, मतलब एक 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 हाउसहोल्ड ने जो एक कार को परचेज किया, दिस इज अ फाइनल गुड्स। तो हाउसहोल्ड इज द फाइनल यूजर ऑफ द कार, हाउसहोल्ड इज द फाइनल यूजर ऑफ द कार। तो क्या वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या फिर नहीं, तो वही होता है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यस 60 का ए है, ए का मतलब होता है यस बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ असर्शन। गाइस, हाउसहोल्ड के द्वारा अगर कोई भी चीज को यूज किया जा रहा है, तो दैट इज फाइनल गुड्स, दैट इज प्योर, ये तो गाइस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ये इसका रीजन भी है क्योंकि भाई हाउसहोल्ड क्या होता है, फाइनल यूजर होता है। यस दिस इज आल्सो करेक्ट, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है। सिमिलरली असर्शन रीजनिंग वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, यस दिस इज करेक्ट। क्या इसका रीजन यहाँ पे है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फाइनल गुड्स, नो, बिकम अ पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट। जब गलती तो भाई तू उसको रीजन ही नहीं कर पाएगा। देखो कौन सा आंसर है इसका, 61, 61 ए, 1 सेकंड 1 ए, मतलब बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जस्ट 1 मिनट होल्ड गाइस, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो गाइस सही है क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं होता है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ द फाइनल, अभी समझ में आया। ये बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि फाइनल गुड्स अगर आप बनाते हो ना, तो आपने रॉ मटेरियल को परचेस किया होगा, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहीं पे ऑलरेडी आ जाता है, जिसके कारण क्या नहीं होता, डबल काउंटिंग नहीं होता है। इसीलिए तो हम लोग फाइनल को लेते हैं ना, ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो। तो इंटरमीडिएट गुड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, फाइनल गुड्स में ऐड है, यस दिस इज करेक्ट। तो बेसिकली इसका मतलब है ये डबल काउंटिंग को बता रहा है कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड को इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर उसको ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा। तो डबल काउंटिंग नहीं लिखा हुआ है, बस उसी को दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यस बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो गाइस जब भी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करते हो ना, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि क्या होता है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, ओके। सिमिलरली कार क्या है भाई, एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, कार क्या है हमारा, एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, यस दिस इज करेक्ट। कार कैन बी रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल इयर्स एंड इज ऑफ द रिलेटिवली हाई वैल्यू। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या फिर नहीं, यस ये ड्यूरेबल इसीलिए है क्योंकि क्योंकि इसका प्राइस काफी ज्यादा होता है, ठीक है, और इसको हम लोग सेवरल इयर्स तक यूज करते हैं, ठीक है। तो यस दिस इज करेक्ट, सो बोथ आर करेक्ट, और ये इसका रीजन भी जो है इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। सिमिलरली गाइस आप 63 64 कर लेना, दैट इज होमवर्क, आंसर भी आपका गिवन है, तो सबका ए आंसर है, ठीक है। वन लाइन आंसर है, ट्रू फॉल्स आपको बोलना है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन, यस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ही डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट होता है, अनएक्सपेक्टेड वाला नहीं होता है, ठीक है। तो
अनएक्सपेक्टेड वाला डेप्रिसिएशन में नहीं होता है, बट एक्सपेक्टेड वाला ही होता है. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज रिटन हियर. इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल. यस, इन्वेंट्री मेजर करते हो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. सो यस, दिस इज अ स्टॉक वेरिएबल. ये तो होगा स्टॉक वेरिएबल. ट्रू. परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज एन इंटरमीडिएट गुड. परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के लिए वो कौन सा गुड होगा? फाइनल गुड होगा भाई. क्यों इंटरमीडिएट गुड होगा? वो मशीन लेके आया तो उसको बेचेगा थोड़ी ना, तो उसके लिए वो फाइनल गुड ही तो यूज होगा. दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स. ठीक है, तो इसी तरह से गाइस काफी सारे क्वेश्चंस जो है ना इस पीडीएफ में है, आप कर सकते हो. तो इस पीडीएफ का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा. टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ठीक है, तो आज का चैप्टर गाइस ये पूरा कंप्लीट हो गया. चैप्टर 1 हम लोगों ने पूरे डिटेल में किया. चैप्टर 2 भी थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल. अब जो नेक्स्ट हम लेके आएंगे दैट इज चैप्टर नंबर 3. ठीक है, तो चैप्टर 3 गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 3 से ही आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा. और गाइस मैं बहुत ही इजी वे से न्यूमेरिकल बोलूंगा. ठीक है, तो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना. ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे. बट आप ये पीडीएफ जो है ना मैं ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और सॉल्व करना. गाइस अगर आप मेरा पूरा लेक्चर्स देख लिए हो ना, 100% सिक्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि आप जो है ना 95% क्वेश्चन आप कर लोगे. इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मोर देन 95% आप कर लोगे, अगर आप सारे लेक्चर्स देखे हो तो. इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई पिछले वाले लेक्चर्स पे जाओ, फिर देन आप इस पे आना, फिर देन आप इसको सॉल्व करना. ओके ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे. तब तक के लिए बाय बाय.